अंडरस्टैंडिंग OSPF को कंपेयर किया, ठीक है। OSPF की नेबरशिप बनाने तक मेरे ख्याल में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। OSPF की नेबरशिप हम लोगों ने बना दी थी, वहाँ तक सब लोगों का क्लियर था। अब जब OSPF की मैसेज ऑथेंटिकेशन वगैरह करने के बाद सबसे पहले जो डाउन स्टेट होती है उसमें उससे इनिशियल स्टेट पे जाते हैं, ठीक है, फिर 2 वे स्टेट में जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग जो है ना बेसिकली उसके बाद कौन सी स्टेट होती है, एक्सटार्ट, ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज, ठीक है, और उसके बाद लोडिंग और फुल। तो ये जो स्टेट्स होती हैं जहाँ पर सबसे पहले सिंपल एक DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का एक एम्प्टी पैकेट जो है ना ट्रांसफ़र किया जाता है। जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है और उसका रिस्पांस आता है तो इसको एक्सट्राक्ट करते हैं। जब उसके बाद वहाँ पर डेटाबेस की सिंपल डिस्क्रिप्शन जाती है, अपडेट नहीं जस्ट डिस्क्रिप्शन जाती है, तो उसको बेसिकली एक्सचेंज कहा जाता है। जब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की किसी राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो उसमें जो इंडिविजुअली इनिशियली कुछ डिटेल्स होती हैं वो चाहता है कि उन डिटेल्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिले, तो उसके लिए वो फिर एक LSR भेजता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजता है, ताकि उसको लिंक स्टेट की अपडेट भेजी जाए। तो जब वो LSR भेजता है और फिर उसको जब दोबारा उसको रिस्पांस में LSU भेजी जाती है तो इसमें इसको लोडिंग स्टेट में कंसिडर किया जाता है, और इसी दौरान में वो मास्टर स्लेव से बन जाते हैं राउटिंग ID के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जब ये आपस में इनके लिंक स्टेट की अपडेट कंप्लीट हो जाती है और एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि हाँ भाई वहाँ पर लिंक स्टेट आपकी अपडेट हो चुकी है, तो इसको बेसिकली फुल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये बातें तो जो थी ना ये पुरानी थी, नेबरशिप बन गई, डेटाबेस आपस में जो है ना एक्सचेंज हो गया। अब डेटाबेस एक्सचेंज होने का सिनेरियो क्या होगा, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर बना हुआ हो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हम लोग एक सिंपल 3 मल्टीपल जो है ना राउट्स के सिनेरियो में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक राउटर हमारे पास ये है, एक राउटर ये है और एक राउटर ये, 3 राउटर्स हैं इनिशियली, ठीक है। अभी जो राउटर 1 है वो कनेक्टेड है राउटर 2 से, इस तरह से इसको भी हम लोग, ये राउटर्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेट्स सपोज फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पर भी है फास्ट इथरनेट 0/0, और इसके आगे जब कनेक्ट होते हैं उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पर इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है। इसका IP एड्रेस है फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। और यहाँ का भी इंटरफेस का IP एड्रेस है, इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आज 4 टर्म्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। एक सबसे पहले लिंक स्टेट की एडवर्टाइजमेंट्स जब होती हैं इनिशियली, ठीक है, उसके बाद उन लिंक्स की बेसिकली कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, 2 चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि उसमें जो कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पर MTU मैसेज जो ट्रांसफ़र किया जाता है, MTU मैसेज क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। इन 3 से 4 चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, तो वो आप लोगों को पता है कि जब शुरू में डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के बाद डेटाबेस की तमाम डिटेल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है उसके साथ ही, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 भी कहते हैं इसको, या LSA भी कहते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक होती है इसको LSA कहा जाता है। फिर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं,
फिर हम लोग MTU की बात करते हैं, और इससे सबसे बढ़कर यहाँ पर हम लोग आज ये चीज़ भी स्टडी करेंगे कि यहाँ पर बेसिकली ये हम कौन सा प्रोटोकॉल कर रहे हैं, OSPF। तो यहाँ पर बेसिकली जो एल्गोरिथम मैंने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम मैंने जिसकी बात की थी उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है ये किस तरह से ट्रांसफर करता है, किस तरह से ये बेसिकली यहाँ पर चलता है। तो शुरू में लिंक स्टेट अपडेट एडवर्टाइजमेंट की तो हम लोगों ने बात कर दी थी शुरू में, जब हम लोगों के डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के मैसेजेस जा रहे थे सोर्स से डेस्टिनेशन, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर दो सिनेरियोज थे। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। जब यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स जो हैं उनकी आपस में जब नेबरशिप क्रिएट होगी, और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी भी आपस में नेबरशिप क्रिएट होगी, तो जब इस स्पेसिफिकली ये इस अभी इसलिए मैंने ये इंटरफेस आपस में कनेक्ट नहीं किए हुए कि जब हमारे पास इस राउटर की जो डेटाबेस होगा, एक होता है डेटाबेस एडवर्टाइजमेंट और दूसरे डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जब एडवर्टाइजमेंट में फिर वो सारे अपने अपडेट्स भेज देता है, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन में जस्ट वो आपके पास क्या होता है, उसके कनेक्टेड इंटरफेसेस की डिटेल्स भेजता है। जब यहाँ पर इस राउटर से इस राउटर में इस डेटाबेस की तमाम ये इंफॉर्मेशन जाएगी, तो जब यहाँ पर जस्ट लिंक क्या होगी, डिस्क्रिप्शन जाएगी, तब तो उसकी आगे पूरी अपडेट्स नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जब आपके पास ऑब्वियसली जब नेबरशिप पूरी तरह क्रिएट होगी, फुल स्टेट में जाएगी, तो उस वक्त इस राउटर की तमाम डिटेल्स इसके पास पहुंच चुकी होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसके बाद यहाँ से जब इस राउटर में नेबरशिप क्रिएट होगी, जब मल्टीपल, यहाँ पर जब 3 राउटर ऐड कर दिए, मल्टीपल रूट्स ऐड हो गए, तो इसका मतलब आप किसी भी सिनेरियो में इसको डील्स कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बस एरिया सेम होना जरूरी है, ठीक है। जब यहाँ से फिर इस इंटरफेस से यहाँ पे इनकी नेबरशिप क्रिएट होगी, तो नेबरशिप इनिशियली जब क्रिएट होगी तो फिर तो इनकी लिंक्स की डिटेल होगी, जब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, लिंक्स वगैरह और ये चीज़ें होंगी। लेकिन जब डेटाबेस को एडवर्टाइज किया जाएगा, तो उस एडवर्टाइज में चूंकि इस राउटर के पास इस राउटर की भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो उस एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन भी इस तक पहुंच जाएगी। बेशक ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट के दौरान में इसकी भी जो डेटाबेस की डिटेल्स हैं, LSDB जिसको बोला जाता है, लिंक स्टेट डेटाबेस, तो वो इसके पास पहुंच जाएगी। तो ये बेसिकली ये सिनेरियो जो होता है ना, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे कॉस्ट और MTU को मैं बताने से पहले SPF के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि SPF को पहले जानना जरूरी है। क्योंकि SPF का सबसे अहम पर्पज ये होता है कि जब यहाँ तक बात होगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये बेसिकली प्रीरेक्विजिट है इससे अगली बात का। MTU क्या होता है सबको पता है? देखो ना, बुलाई हुई है चीजें, आपको तो CCNP के एक्सपर्ट हो। MTU एक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का एक मैसेज होता है सिंपल, उसमें कोई एक वैल्यू होती है MTU की, जिसमें उस वैल्यू को आपस में मैच करना जरूरी होता है। जैसे हम ऑथेंटिकेशन करते थे ना, ऐसे MTU की वैल्यू होती है। जब जैसे जैसे सेम MTU की वैल्यू होगी तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी। MTU की वैल्यू अगर बाय डिफॉल्ट इनकी 1500 होती है OSPF के सिनेरियो में, अगर उसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो वो जो है ना, फिर से वही बात हो जाएगी, नेबरशिप डाउन हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अभी जो है हमारे पास जो कॉल हम लोग SPF की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर बेसिकली नेटवर्क्स के अंदर लूप्स बनने के चांसेस होते हैं। जब हम लोग यहाँ पे इन इंटरफेसेस को भी आपस में मिला देंगे, इनको मिलाते हैं, इस इंटरफेस को इस इंटरफेस से मिलाएंगे, और इसको ये है लेट्स सपोज फास्ट इथरनेट 0/1, और ये भी है लेट्स सपोज फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। हाँ जी, ये 0/1 नहीं हो सकता, क्यों कि ये इसका ऑलरेडी 0/1 यहाँ पर यूज है। गुड, ठीक है। डिफरेंट यूज, इसके अलावा 0/2 भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास और भी इंटरफेसेस हैं, तो अभी चूंकि यूज कर लिया तो ठीक है। कोशिश यही करनी होती है कि हमने दोनों तरफ सेम इंटरफेसेस रखें ताकि कॉन्फ़िगरेशन में हमें कंफ्यूजन ना हो। अब जब यहाँ पर SPF रन करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का जो बेसिकली इसके आगे पर्पस क्या है, कहाँ पे यूज होता है, उससे पहले हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये OSPF में जब नेबरशिप क्रिएट हुई तो उसका क्या ऐसा बेनिफिट हुआ कि उसमें जब हम लोग हमेशा SPF एक एल्गोरिथम हम लोग चला रहे हैं, तो एल्गोरिथम चलने का मकसद यही होता है और मुद्दा यही होता है कि हम लोगों ने लूप्स को बनने से रोकना है, तो एल्गोरिथम इसलिए चलता है। तो जब SPF अब जब ये लिंक नहीं बनी हुई थी, तो जब SPF चला, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिथम चला, तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कम्युनिकेट करना था और यहाँ तक भी कम्युनिकेट करना था। तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में बेसिकली इनके IP एड्रेसेस की डिटेल्स होती हैं, ठीक है।
जब आईपी एड्रेसेस की डिटेल्स होंगी तो सबसे पहले इनिशियली जब यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ के जो एड्रेसेस होंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, और फिर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिंक स्टेट अपडेट्स आएंगी तो डायरेक्टली तो उस वक्त नहीं था कनेक्टिविटी, यहाँ से यहाँ के जरिए लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जब की गई तो इनकी कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद जब यहाँ पर जब भी कोई, आप याद रखिए, लिंक डाउन होगा या न्यू लिंक ऐड होगा, जैसे अभी न्यू लिंक ऐड हुआ, कोई अप हुआ, ऐड हुआ तो फिर अप भी हुआ, तो उसके बाद दोबारा से एसपीएफ जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम सारे पूरे नेटवर्क के अंदर जनरेट होके रूट, चूंकि ऑब्वियसली टोपोलॉजी चेंज होगी तो आपकी जो है ना पाथ भी चेंज हो सकता है। चेंज इन टोपोलॉजी विल लीड यू टू चेंज द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन टू फ्रॉम योर सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इस वजह से जब हमारे पास इस इंटरफेस को अभी हम लोगों ने ऐड किया तो इस सिनेरियो के अंदर जब एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम दोबारा से चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर सबसे पहले ये वो एक बात शुरू में जो है ना इनकी लिंक्स वगैरह सारा कुछ होगा, लेकिन इसकी नेबरशिप क्रिएट होगी। नेबरशिप क्रिएट होने के दौरान में जब इनिशियलाइजेशन स्टेट होगी, डाउन स्टेट और टू वे स्टेट, उसमें तो ऑथेंटिकेशन वगैरह वो चीज़ें चेक करके डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स चेक कर दिया जाएगा। लेकिन जब आपके पास एक्सट्राक्ट और एक्सचेंज तक बात पहुंचेगी, एक्सट्राक्ट और एक्सचेंज तक बात पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये होगा कि यहाँ पर जब बेसिकली सिंपल जब एम्प्टी मैसेज भेजा जाएगा, डीबीडी का डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का एक एम्प्टी मैसेज भेजा जाएगा, तो उनके दरम्यान में एक्सट्राक्ट और एक्सचेंज की पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन वहां तक बात उसी तरह से चलती रहेगी जैसे नेबरशिप बनाने के लिए चलती रही है। लेकिन जब यहाँ पर लोडिंग स्टेट में आएंगे, लिंक स्टेट की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये लिंक स्टेट की रिक्वेस्ट में इसने मेंशन किया होगा क्या क्या चीजें होंगी। इसके पास बेसिकली बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्या कौन कौन सी अपडेट्स मौजूद हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसने जब इस राउटर ने इस लिंक से पहले इस राउटर के इसके साथ कम्युनिकेट किया तो इसका मतलब ऑब्वियसली R1 के राउट्स और आईपीज भी इसके पास मौजूद थी, इसके अलावा R2 की डिटेल भी इसके पास मौजूद थी और अपनी ऑब्वियसली R3 की भी इसके पास मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज़ ऑलरेडी इसके पास मौजूद थी और इसके पास कम्युनिकेशन का रास्ता भी मौजूद था, तो फिर इसने हाँ जब यहाँ से लोडिंग की स्टेट में लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा लोडिंग स्टेट में आने के लिए और फिर उसको लिंक स्टेट अपडेट आएगी, तो उस अपडेट में इसके वो आईपी एड्रेसेस शामिल नहीं होंगे, वो आईपी एड्रेसेस शामिल नहीं होंगे जो पहले से इसके इस रास्ते से इसके पास मिले हुए हैं। इसी तरह से यहाँ से जब रिक्वेस्ट जाएगी और उसके पास आईपी एड्रेसेस मिलेंगे तो उस वक्त भी इसके वो वाले मैसेजेस यहाँ पे नहीं जाएंगे जो उसके आईपी एड्रेसेस पहले से यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ उन लिंक उन लिंक्स के जाएंगे जो अभी हमारे पास इंटरफेस ऐड हुआ है। इस सिर्फ जो इनिशियल अपडेट है वो जाएगी, इसी वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसी वजह से इसके अंदर बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिथम चल के इनकी लूप्स की टर्मिनोलॉजी को रोकता है। लूप्स तब जनरेट होंगी जब वही चीज दोबारा रिपीट होकर अपने पास जाए, तो वो चीज रिपीट ही नहीं होगी, उसकी रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी अपडेट भी नहीं आएगी। क्लियर हुई है ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो है ना इसमें शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में। अब वो आगे मजीद हम लोग जब इसको एक्सटेंसिव लेवल पे सीसीआई लेवल, लेकिन वो बेसिकली उसमें जो है ना कैलकुलेशन मेथड डिफरेंट था ना, उसमें जस्ट कॉस्ट थी और उसमें बैंडविड्थ के जरिए देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिंक्स के डिटेल्स के साथ उसको भी देखेंगे, वो अभी हम लोग कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉस्ट कैलकुलेशन इसमें बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। कनेक्टेड इंटरफेस डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटरफेस का फार्मूला लगा लेते हैं और इसके जो अपने जो है ना लूप बैक्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग बेसिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस तरह से बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के का एल्गोरिथम चलता है और लूपिंग को अवॉइड करता है। ये कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट के सिनेरियो पे आप लोग याद रखिएगा कि कॉस्ट के जो होता है सिनेरियो, उसमें सिंपल सी बात ये होती है कि इसकी बैंडविड्थ को चेक किया जाता है कि जो इसकी कनेक्टेड इंटरफेस की जो टोटल बैंडविड्थ होती है और उसके बाद जो रेफरेंस इंटरफेस होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है उनको आपस में डिवाइड कर दिया जाता है तो वैल्यू आती है। और जो ओएसपीएफ के केस में जो बैंडविड्थ निकलती है वो करके दिखाई होती है, ये आप नहीं करते, ये खुद ओएसपीएफ का एल्गोरिथम जब चलता है तो वो ये इस चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो वो आइडियल सिनेरियोज में अगर आप ओएसपीएफ की कॉस्ट को चेंज भी कर सकते हो, जब इसकी हम लोग लैब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कॉस्ट को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट जो है बाय डिफॉल्ट वो सब में 64 होती है, सारे केसेस में कितनी होती है 64 होती है। तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ को नहीं चेंज करना।
जैसे EIGRP मैंने आपको बताया था, हम इंडिविजुअली बैंडविड्थ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बैंडविड्थ को चेंज करने का बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम लोगों ने जब यूजर्स को लिमिट करना हो, उसको कि एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ, लिमिटेड बैंडविड्थ देनी हो किसी एक नेटवर्क को, तो तब वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे होंगे और कॉस्ट चेंज करना चाहते हैं, कॉस्ट को बढ़ाकर या कम करके हम अपने रास्ते में आने वाले रूट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवरऑल कॉस्ट को तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए IP OSPF कॉस्ट और कॉस्ट की वैल्यू हम लोग वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। 64 से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, लेकिन हम लोग जो है उसकी इंडिविजुअल जो इंटरफेस की बैंडविड्थ है उसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, लेट्स सपोज अब हर एक राउटर का एक लूप बैक होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राउटर का अपना लूप बैक होता है, जो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, एक IP एड्रेस होगा, ठीक है, जिसकी जो उसकी बेसिकली ID भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब इन राउटर्स के हम लोग नाम अगर असाइन करें, गोदाम भाई ये लूप बैक रावलपिंडी अगर राउटर्स, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी इस लूप बैक के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि बेसिकली राउटर को अपने आप को एक्सेस करने के लिए इसकी अपनी एक पहचान होती है, सेल्फ पिंगिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल रावलपिंडी के साथ एक राउटर और कनेक्ट हो जाए, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कराची वाले और ये क्वेटा वाले के साथ ना हो, तो वो फिर जो दूसरा होगा वो रावलपिंडी वाला राउटर इन दोनों का अपडेट कर देगा। उसके बारे में अगर सेम एरिया है, अभी कह रहे हैं रावलपिंडी की यहाँ पर कोई राउटर एक अटैच होता है जो सिर्फ रावलपिंडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो फिर इसके पास तो इन सब की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, इस रावलपिंडी के राउटर के पास। तो उसको डायरेक्टली जब SPF फिर दोबारा से चलेगा, तो SPF जब चलेगा इनके दरमियान में, जब वो लोडिंग स्टेट पे बात पहुंचेगी, तो उसमें फिर से जो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अपनी मौजूद होगी, अपनी कौन सी होगी, अपनी और रावलपिंडी की मौजूद होगी, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फिर वो जितनी बाकी तमाम इंटरफेसेस की रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एरिया सेम होना हो। एरिया अगर सेम हो तो फिर वो इसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन इनकी होगी तो वो उसके पास आगे ट्रांसफर कर देगा। रावलपिंडी वाला इन दोनों साथ भी शेयर कर देगा उसकी इन्फॉर्मेशन। हाँ, उसकी ऑब्वियसली वो तो इनके दरमियान में हेलो पैकेट पहले से चल रहा है, नेबरशिप बनी हुई है, तो वो जैसे ही कनेक्ट होगा तो वो काम पहले होगा, ठीक है। अगर इसी दौरान अगर एक और राउटर जो कराची के साथ कनेक्टेड है सर जी, उसके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी इस राउटर में। हाँ, ऐसे ही होगा, ये काम सारा ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बस नेबरशिप, उसके लिए बस पैरामीटर्स को मैच करना जरूरी है। अगर किसी भी एक पैरामीटर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर जो है ना वो आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो तमाम पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं तो फिर वो ये काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा, चलता रहेगा। बस हमारा काम होगा कि हमने वो जैसे सिंपल हमने पहली क्लास में OSPF को कॉन्फ़िगर कर लिया था, वो काम कर रहे हैं। अगर हम MTU को छेड़ते ही नहीं है, MTU की बात ही नहीं करते, ऑथेंटिकेशन की बात ही नहीं करते, उसको नल ही रहने देते हैं और जस्ट OSPF के नेटवर्क कोर, OSPF कोर, उसके एरिया और उसकी प्रोसेस ID को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो ये काम फिर एज इट इज चलता रहेगा। ये बहुत पेचीदगियां हैं जब हमें नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी पड़ती है। MTU हमें क्यों करना पड़ता है, अपनी किसी एक स्पेसिफिक जो है ट्रांसमिशन को लिमिटेड करना पड़ता है उनके लिए। फिर जब हम MTUs वगैरह ये चीज़ें अपडेट करते हैं और उनकी MTU कहीं पे हम लोग नल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो और ये ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट MTUs भी यूज़ हों, लेकिन एक साइड पे MTUs यूज़ को अगर हम लोग इग्नोर कर दें, दूसरी साइड पे MTU अगर बेशक ज़्यादा हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर हम आगे ये चीज़ बात करेंगे। यानी सिंपल सी बात ये आप ये समझें कि अगर हम लोग ओरिजिनल टोपोलॉजी में कोई चेंजेस उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग उसकी सिक्योरिटी लेवल के ऊपर नॉन फंक्शनल, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, चूँकि हम लोग हमेशा देखते हैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, उसकी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये बेसिकली ये जो अब चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, MTU वगैरह, कॉस्ट या ये चीज़ें सारी उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लाई करती हैं, जो कि हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जब हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपकी टोपोलॉजी सारी रन हो रही होगी, वो अपडेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। उसके लिए आप चाहे पैकेट्स कैप्चर, वो इसलिए मैंने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये NP वाले लोग भी आजकल जो है ना, इनको भी ये चीज़ें डिटेल में समझ आ जाए, ठीक है। ये इसलिए ये चीज़ करें, और OSPF की वैसे भी सब डिटेल्स को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सारे सबसे ज़्यादा यही इंप्लीमेंट होता है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो नहीं है, बस पुरानी नहीं करेंगे। हाँ, तो यही तो इसका सबसे लिंक स्टेट अपडेट्स भेजते हैं ये, ठीक है। प्लानिंग जब भेजेंगे वो एक ऑलरेडी मौजूद है, फिर आएगी, फिर लूपिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या तो फिर ऐसा मैकेनिज्म रिप की तरह का कि पुरानी अपडेट रिमूव हो जाए पूरी, क्योंकि उसमें पूरा राउटिंग टेबल अपडेट कर दिया जाता था, आपने देखा था, तो फिर फायदा नहीं, वही ना।
तो इसलिए तो हमने फिर रिपो जो है ना उसकी लिमिट्स देखी थी कितनी ज़्यादा, एक स्मॉलेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ होता है 15 जहाँ पे होप्स सिर्फ, और इसके अलावा बाकी इसकी और बहुत से ड्रॉबैक्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इसी वजह से नहीं नज़र आ रहा है वो। ठीक है, OSPF इसलिए प्रेफर किया जा रहा है कि इसके देखो हर तरफ से जो हम देखते जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ही देखते जा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स ही हैं हमारे पास। ठीक है, और उनको हम लोग उनके लेवल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली इसकी कॉस्ट को सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा कि थे रावलपिंडी से लेकर कराची तक अगर हम लोगों ने कम्युनिकेशन करवानी है तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको अब लैब करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट है ना वो 64 होती है। ठीक है, वो जो कैलकुलेट करके फार्मूला रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय टोटल बैंडविड्थ जो होती है। ठीक है, सॉरी टोटल बैंडविड्थ डिवाइड बाय रेफरेंस बैंडविड्थ, जो फार्मूला यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, नहीं हुआ तो मैं मेंशन करके नोट्स आपके साथ अपडेटेड नोट्स शेयर कर दूंगा जी। कॉस्ट का फार्मूला है। हाँ, तो वो 64 यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट है। फिर इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो एक वैल्यू इसकी अपनी ऐड हो जाएगी जो इसका लूप बैक होगा। ठीक है, लूप बैक की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए डायरेक्टली कितनी कॉस्ट आ गई टोटल, 64 + 1 65। ठीक है, इसी तरह से अगर इसने रावलपिंडी ने कराची के साथ कैलकुलेट कम्युनिकेट करना है तो पहले सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉस्ट कितनी होगी, ये 64, वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी 64, ये भी हो जाएगी 64। ठीक है, और फिर एक इसका अपना हो जाएगा लूप बैक वही। ठीक है, 1 64 + 64 कितना हो जाएगा, 128 + 1। यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी, जी डेस्टिनेशन जो अपना उसका लूप बैक होता है, डेस्टिनेशन के ऊपर ही जस्ट इसको चेक किया जाता है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 129 हो जाएगी। ठीक है, जब हम लूप बैक को पिंग करेंगे तो 1+ हो गया। जी जी, तो लूप बैक ऑब्वियसली वो चूंकि डेस्टिनेशन आईपी है तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगी हमारे उसमें। ठीक है, तो हर दफ़ा इसको ऐड किया। तो इस तरह से बेसिकली आपके मल्टीपल राउटर्स होंगे तो हर एक के डायरेक्टली इंटरफेसेस में 64 ऐड करते जाएंगे। आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, बाकी हम कॉस्ट को बढ़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी मेरे JNS3 के जो है ना राउटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पैकेट से नहीं कैप्चर हो रहे, ताकि आपको मैं पूरा सिनेरियो दिखाऊँ। तो वो फिर या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल राउटर्स के ऊपर भी मैं टोपोलॉजी बना लूँगा, चाहे 2 राउटर्स की बनाई या 3 राउटर्स की बनाई, तो फिर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे प्रैक्टिकली। और कराची से फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेट करते हैं इसी राउटर से इसी राउटर में, तो फिर कॉस्ट 1 होगी। इस राउटर से इस राउटर में तो सेल्फ पिंग जी, 2 एंड डिवाइसेस तो लगी इसकी लैन में जब हम आपस में कम्युनिकेट, उसके लैन में फिर स्विच भी लगा होगा, तो फिर उसकी भी कॉस्ट होगी। नहीं, स्विच की कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन उसमें उससे लेकर जी ये लिंक की कॉस्ट है, मैन जो वैन की है। वहाँ पर जो होंगे वो स्विच की मदद से डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, उनको राउटर के पास आने की जरूरत ही क्या होगी। उसके आगे लैन में डिफरेंट नेटवर्क से तो राउटर से होता हुआ जाएगा, तो फिर आपके पास कॉस्ट 1 होगी, तब आपके पास कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें जी सारी। मदाम भाई ये जो 64 है 64 ये कहाँ से आ गया, ये बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करके मैंने आपको बताइए, चूंकि अभी हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है ना, वो सॉफ्टवेयर नहीं जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वो कैसे कॉस्ट ओरिजिनल वैल्यू कैसे होती है और ये फार्मूला क्या होता है। तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करके बाय डिफॉल्ट OSPF के केस में जो वैल्यू 64 होती है वो मैंने आपको बताई है। इसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, ये अभी सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लैब में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको इनकी डिटेल्स समझ आएंगी। फिलहाल आप जस्ट ये इसके मैकेनिज्म को, जनरल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखें। सही है, आशन बोलो इसको, कॉस्ट का फार्मूला है 10⁻8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। 10⁻8 जी ये 10⁻8 क्या है? फार्मूला ये है क्या 10⁻8? ये वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं MTU की बात।
हम लोग देखते हैं कि MTU होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। लेट्स सपोज ये कोई एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस आगे इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन इंडिविजुअल यूनिट्स की फॉर्म में अगर टर्म्स में देखा जाए तो ये कितने लोड को बर्दाश्त कर सकती है। तो वो फास्ट इथरनेट और इथरनेट के जो लिंक्स होते हैं ना, इन केसेस में, इथरनेट के लिंक्स के केसेस में जो है ना जनरली जो होते हैं वो 1500 उसकी वैल्यू होती है। फास्ट इथरनेट की वैल्यू में शो IP MTU हम लोग करके देखेंगे, फिर वो भी हम लोग जब लैब करेंगे करके देखेंगे। फिलहाल मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि हर एक के केस में उसकी डिफरेंट MTU की वैल्यू होती है। फास्ट इथरनेट के लिए अलग होती है, इथरनेट के लिए अलग होती है, गीगाबिट इथरनेट के लिए अलग होती है। लेकिन उसको चेंज करने की तब जरूरत पड़ती है जब हम लोगों ने, फिर वही बात है कि किसी एक की ट्रांसमिशन लिमिट को, ट्रांसमिशन कैपेसिटी को लिमिट कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट उसकी मैक्सिमम ही वहां पर कॉन्फ़िगर्ड होती है MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की वैल्यू। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम लोगों के एक वैल्यू आ गई 2000 या 1500 MTU की वैल्यू है, यहाँ पर भी MTU की वैल्यू है। इसलिए बेसिकली जब हम लोगों ने नेबरशिप के पैरामीटर्स को जब मैच किया था तो वहाँ पर MTU की वजह से कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्रिएट हुई थी और नेबरशिप्स आराम से क्रिएट हो गए थे, क्योंकि सारे इंटरफेसेस में हमने सेम लिंक्स लगाए हुए थे फास्ट इथरनेट के, और सब भी में हमारे पास MTU की वैल्यू भी सेम थी। तो जब MTU की वैल्यू सेम होगी तो तब वो नेबरशिप की पैरामीटर्स अचीव हो जाएंगे। MTU के जो नेबरशिप के पैरामीटर्स की अचीवमेंट के लिए भी एक जरूरी चीज़ है कि MTU की वैल्यू सेम होना जरूरी हो। इन केस अगर सेम नहीं रखना चाहते फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये याद रखना कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग MTU की वैल्यू को चेंज करके 1300 कर देते हैं, 1200 कर लेते हैं, 800 कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग 1500 ही कर लेते हैं। तो ऐसे सूरत के अंदर फिर हमारी नेबरशिप डाउन हो जाएगी। लेकिन नेबरशिप डाउन होकर कहाँ तक पहुंचेगी? आमतौर पर तो नेबरशिप ही खत्म हो जाती है ना, जो शुरू में हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर नेबरशिप बाय डिफॉल्ट जब बिल्ड होती है तो फुल स्टेट में हो जाती है जब नेबर्स क्रिएट होते हैं, उनके पैरामीटर्स मैच होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर नेबरशिप जो है वो बेसिकली एक्स स्टार्ट के अंदर जाएगी, क्योंकि ये जो MTU वाला मैसेज जो है ना, ये शुरू में बेसिकली जो आपके पास है डाउन स्टेट या इनिशियलाइजेशन स्टेट या टू वे कम्युनिकेशन स्टेट, इसमें तो सिंपल हेलो मैसेज भेजा जाता है, हेलो मैसेज के पैकेट ट्रांसफर किए जाते हैं, और जब वो दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं तो टू वे स्टेट बन जाती है। लेकिन DBD का सबसे पहले एक एम्प्टी पैकेट कौन से स्टेट पे जाता है? एक्स स्टार्ट स्टेट पे जाता है। इस वजह से जब हमारे पास MTU की वैल्यू में चेंजेस आएंगी तो पूरा नेबरशिप नहीं डाउन होगी, बल्कि जो आपकी जो स्टेट है उसकी वो फुल से लाई करके डायरेक्ट एक्स स्टार्ट स्टेट में चली जाएगी। नेबरशिप आपके पास शो तो हो रही होगी लेकिन उसकी स्टेट फुल नहीं शो हो रही होगी, उसकी स्टेट क्या होगी? एक्स स्टार्ट शो हो रही होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने सारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी लिंक्स की अपडेट्स तो नहीं जाएंगी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन तो नहीं जाएगी, लेकिन नेबरशिप बनी भी रहेगी, लेकिन उसकी स्टेट एक्स स्टार्ट होगी। क्लियर है ये बात? होनी भी ऐसी चाहिए टेक्निकली, क्या पता, है ना? पता होना चाहिए ना, टेक्निकल बात है, और ये जो है ना ये लाजमी हमें बाय डिफॉल्ट भी पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जब ये बात होगी तो इन केस हम लोग ये चाहते हैं कि लिंक्स को भी जो है ना डाउन ही रहने दें, हम MTU जिसको हम लोगों ने कम कर दी, और हम लोग MTU को भी कम कर दें, और हम लोग जो है ना नेबरशिप को भी अचीव कर लें, उसको भी फुल लेके जाएं। उस सिनेरियो के अंदर फिर हम लोग जो है ना हमेशा याद रखिएगा MTU जो है ना इसमें जब प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, एक तरफ लेट्स सपोज 1200 है और एक तरफ 1500 है, तो जो 1500 वाली आएगी वो तो 1200 तक आके उसको अपने आप के साथ एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जो कम वाली ज्यादा के साथ जाएगी वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सूरत में जो कम वाली जो MTU होगी उसको हम लोग पहले उसकी वैल्यू को कम करके उस MTU की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। जब वो MTU की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे तो तब दोबारा से आपकी नेबरशिप बिल्ड हो जाएगी। जब ये दोबारा से आपकी नेबरशिप बिल्ड हो जाएगी फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन MTU लिमिटेड ही है, लेकिन इस सिनेरियो में फिर आपके पास जब आपकी नेबरशिप स्टेट्स क्रिएट हो रही होंगी और पैरामीटर्स मैच हो रहे होंगे तो उसमें आपका MTU इग्नोर हो जाएगा। क्यों कि MTU को हम लोगों ने ऑलरेडी किसी एक भी इंटरफेस में जब इग्नोर कर दिया तो वहां पर पैरामीटर्स को मैच करने के लिए भी वो MTU क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाया करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये MTU होता है, ये केबल्स की जी मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है वो होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक साइड पे ईथरनेट है, आगे राउटर है, उसके बाद आगे गीगाबिट है, हाँ, तो इस साइड से ईथरनेट के साइड से जाएगी जब, तो फिर यहाँ पर इथरनेट है, यहाँ पे आगे राउटर है, यहाँ पर आप बात कर रहे हो, हाँ। तो इसका ये चीज मैटर नहीं करती।
बस इनकी MTU की वैल्यूज मैच होनी चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं। आगे जो भी हो, अब यहाँ पर अगर गीगाबिट है तो यहाँ पर भी अलबत्ता गीगाबिट होना जरूरी है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे उनकी आपस में MTUs का हमने मैच करना है। एक साइड पे अगर फास्ट इंटरनेट है दूसरी साइड पे हाँ, वो जो आप कह रहे हो ना, वो कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा? वो फिर हम लोग जब कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कॉस्ट की कैलकुलेशन में वो फिर डिफरेंट लिंक्स की डिफरेंट बैंडविड्थ होगी, और डिफरेंट फार्मूले में वैल्यूज ऐड होंगी, और फिर डिफरेंट कॉस्ट जनरेट होगी, वो फिर वहां पर आपके लिए इफेक्ट करेगा। क्लियर है ये बातें? बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल और इनको मज़ीद डिटेल में ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, तो इनको हम लोग, बल्कि कुछ चीज़ें ये शायद ना भी लिखी हुई हों, तो ये हम लोग इस नोट्स को भी अपडेट कर देंगे और इनकी मज़ीद डिटेल्स हम लोग लैब के साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।